नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी अमेरिका में दिए राहुल के बयानों से परेशान बीजेपी के पहलवानों के समर्थन में किसानों की महापंचायत की। बात करेंगे मणिपुर में बीजेपी विधायकों की अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत की, खड़गे के बयान से राजस्थान में बीजेपी की बढ़ती मुश्किलों की। साथ ही जानेंगे कि अडानी मुद्दे पर अब क्या है कांग्रेस का एक्शन प्लान। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी भारत आए नेपाल के पीएम की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्र के अध्यादेश का विरोध हुआ तेज, विपक्ष को एकजुट करने में जुटे सीएम केजरीवाल। आज तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन से चेन्नई में की मुलाकात। 2 जून को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से करेंगे मुलाकात। 2000 रुपए का नोट बदलने के खिलाफ याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा जरूरी मामला नहीं। याचिकाकर्ता ने तत्काल सुनवाई की थी मांग। बिहार बीजेपी में सीएम उम्मीदवारी को लेकर घमासान तेज, सम्राट चौधरी की दावेदारी पर विजय सिन्हा का तंज, कहा आरएसएस के संस्कार वाला ही अगला मुख्यमंत्री होगा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 194 अंकों की गिरावट के साथ 62,428 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 47 अंकों की गिरावट के साथ 18,488 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अमेरिका के दौरे पर गए राहुल गांधी ने आज कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने अपनी लोकसभा सदस्यता रद्द होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत में मानहानि के मामले में सबसे ज्यादा सजा पाने वाला शायद मैं अकेला शख्स हूं। इस बयान से बीजेपी की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं और इस दौरान राहुल ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने अपनी लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर अपनी बात रखी। राहुल ने कहा कि मैं शायद भारत में मानहानि के मामले में सबसे ज्यादा सजा पाने वाला व्यक्ति हूं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसा कुछ होगा। राहुल ने कहा कि अभी मैंने अपना परिचय सुना, इसमें मुझे पूर्व सांसद कहा गया। जब मैंने 2004 में राजनीति शुरू की थी तो कभी सोचा नहीं था कि देश में कभी ऐसा देखूंगा जो अभी देख रहा हूँ। राहुल ने लोकसभा सदस्यता रद्द होने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि अब मेरे पास बड़ा अवसर है, शायद उस अवसर से बड़ा जो मुझे संसद में बैठकर मिलता। ये ड्रामा पिछले 6 महीने पहले शुरू हुआ था। भारत में विपक्ष संघर्ष कर रहा है, संस्थानों पर बीजेपी का कब्जा है और हम इससे लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं। जब हमने देखा कि कोई भी संस्थान हमारी मदद नहीं कर रहा, तब हम सड़कों पर गए और इसलिए भारत जोड़ो यात्रा हुई। कश्मीर पर बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रशासन ने मुझसे कहा था कि अगर तुम कश्मीर जाओगे और 4 दिन पैदल चलोगे तो हो सकता है कि तुम मारे जाओ, लेकिन मैंने उनसे कहा कि ऐसा हो जाने दो। मैं देखना चाहता था कि कौन मुझ पर ग्रेनेड फेंकेगा। सुरक्षाकर्मी प्रशासन के लोग मुझे देख रहे थे और मुझे उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि वो समझ नहीं पाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। इससे पहले राहुल ने बुधवार को सैन फ्रांसिस्को में भारतीयों को संबोधित किया था। इस दौरान राहुल ने नए संसद भवन, भारत में मुसलमानों पर अत्याचार, एजेंसियों के इस्तेमाल समेत तमाम मुद्दों पर बात भी की थी। राहुल ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि उन्हें सबके बारे में सब कुछ पता है। पीएम जी भगवान को भी ब्रह्मांड के बारे में समझा सकते हैं। राहुल गांधी के बयानों से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, तो पहलवानों के मुद्दे पर भी मोदी सरकार मुश्किल में है। महिला पहलवानों के धरने को जंतर मंतर से हटाने और पुलिस कार्रवाई को लेकर किसानों में खासी नाराजगी है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किसानों ने आज पहलवानों के समर्थन में महापंचायत की। तो क्या फैसला हुआ महापंचायत में, देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने महिला पहलवानों को गंगा में मेडल बहाने से तो रोक दिया, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि अब आंदोलन देशव्यापी होगा। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि हमने सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 5 दिन बाद कुछ भी हो सकता है। दिल्ली यूपी बॉर्डर एक बार फिर बंद हो सकता है। दिल्ली के लिए फल, सब्जी और दूध की आवाजाही भी रोकी जा सकती है। मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत में कई प्रस्ताव रखे गए। बाद में नरेश टिकैत ने कहा कि कुरुक्षेत्र में एक और महापंचायत होगी, जिसमें पूरी रणनीति साफ कर दी जाएगी। महापंचायत के बाद मीडिया से बात करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पोस्को मामले में कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या कानून में संशोधन होगा कि गिरफ्तारी नहीं बल्कि जांच पहले होगी?
सच्चाई यह है कि सरकार केवल अपने लोगों को ही बचाएगी, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि खाप पंचायत और ये लड़कियां हारने वाली नहीं हैं। हम इसके लिए राष्ट्रपति से मिलेंगे, राकेश टिकैत ने कहा। अभी सरकार हमें जाति में बांटने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो लड़े उनकी कभी कोई जाति नहीं थी, वो योद्धा थे। इन लड़कियों के साथ भी ऐसा ही है। सत्ता के लिए पहले उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, यूपी में हिंदू मुस्लिम किया। वो केवल बांटना चाहते हैं, लेकिन ये लड़कियां पहलवान तिरंगा जाति से हैं। वो विदेश में राष्ट्रीय ध्वज के साथ गई थी। इन लड़कियों को पुलिस ने परेशान किया। ये लड़ाई जारी रहेगी, जरूरत पड़ी तो ये लड़ाई देशव्यापी हो जाएगी। पहलवानों के मुद्दे पर मोदी सरकार बुरी तरह से फंसती दिख रही है, तो वहीं मणिपुर में बीजेपी विधायकों की बगावत ने सीएम बीरेन्द्र सिंह को फंसा दिया है। मणिपुर में हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। जातीय टकराव के चलते 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और अब बीजेपी विधायकों ने भी अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मणिपुर में करीब 1 महीने से जातीय टकराव चल रहा है। नागा, कुकी जनजातीय और मैतेई समुदाय के बीच चल रहे इस टकराव ने राज्य की बीजेपी सरकार को हिला दिया है और अब बीजेपी के अंदर ही बगावत शुरू हो गई है। जनजातीय समुदाय से आने वाले भाजपा के विधायकों सहित 10 कुकी विधायकों के अलग राज्य की मांग के बाद सीएम मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। राज्य के सीएम बीरेन्द्र सिंह पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने इस पूरे मामले में अशांति फैलाने वाले मैतेई समुदाय के लोगों पर नरमी बरती है और ये आरोप इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि बीरेन्द्र सिंह खुद भी मैतेई समुदाय से आते हैं और बीजेपी के अधिकांश विधायक भी इसी समुदाय के हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब विधायक सीएम के विरोध में आगे आए हों। इससे पहले भी बीरेन्द्र सिंह का विरोध करते हुए भाजपा के 4 विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सीएम के खिलाफ बढ़ती नाराजगी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग बनाया जाएगा। पता लगाया जाएगा कि इस टकराव के लिए कौन जिम्मेदार है। सीबीआई भी मामले की जांच करेगी। अमित शाह ने कहा कि जिस परिवार के सदस्य की जान गई है उसे 10 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। गौरतलब है कि जातीय टकराव मणिपुर में कोई नई बात नहीं है, क्योंकि साल 2015 में भी मणिपुर में इसी तरह का टकराव हुआ था और इसे मुद्दा बनाते हुए बीरेन्द्र सिंह ने कांग्रेस का साथ छोड़ा था। तब राज्य के मुख्यमंत्री इबोबी सिंह थे, लेकिन इस बार के हालात को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार सीएम बीरेन्द्र सिंह को मजबूरन इस्तीफा न देना पड़े। सीएम बीरेन्द्र सिंह को लेकर अमित शाह का क्या होगा अगला कदम, ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव भी दिलचस्प होने वाले हैं। पीएम मोदी ने अजमेर रैली से चुनावी शंखनाद कर दिया है, तो वहीं पीएम मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। तो क्या कहा है खड़गे ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जैसे ही सूबे के हर घर में 100 यूनिट बिजली के माफी का ऐलान किया, वैसे ही मुख्य विपक्षी दल भाजपा तिलमिला गई। गहलोत सरकार को घेरते हुए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार इन घोषणाओं से जनता के मन में अपने लिए सहानुभूति नहीं पैदा कर सकती, जिसके बाद बीजेपी नेता को करारा जवाब देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव में जनता से वादा करते हैं, लेकिन जनता को देते कुछ नहीं है। पीएम मोदी उद्योगपतियों को रियायतें दे सकते हैं, लेकिन आम लोगों की मदद नहीं कर सकते। जब हमारी सरकार गरीबों के लिए कुछ करती है तो उन्हें समस्या होती है। गरीबों की मदद करने वाले कांग्रेस की योजनाओं को ये लोग मजाक बनाते हैं। खड़गे ने कहा कि जब हम मनरेगा योजना लेकर आए तब भी इसका मजाक बनाया गया। जो कुछ भी हम लोगों को देने की बात करते हैं या फिर देते हैं वो पीएम को पसंद नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र की सरकार से सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा मिल रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस हमेशा से कहती आई है कि इस सरकार ने सिर्फ अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को फायदा देने का काम किया। ये पूंजीपतियों की सरकार है, जबकि कांग्रेस ने जो भी गारंटी जनता को दी है उसे पूरा किया है। खड़गे ने अपने तेवरों से साफ कर दिया है कि इस बार भी राजस्थान की सत्ता पर कांग्रेस ही काबिज रहेगी। वहीं अडानी मुद्दे पर भी कांग्रेस ने अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आज अडानी मामले पर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह अडानी का मामला नहीं बल्कि मोदानी का मामला है, केवल जेपीसी से ही जांच होनी चाहिए। और क्या कुछ कहा जयराम रमेश ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। अडानी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने अपने तेवर और सख्त कर लिए हैं। कांग्रेस ने आज अडानी मामले पर पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर वार किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अडानी मामला ऐसा है जिसकी सही जांच सिर्फ जेपीसी ही कर सकती है। रमेश ने कहा कि यह अडानी का मामला नहीं है, ये मोदानी का मामला है। इस मसले पर विपक्ष एकजुट है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनकी जांच केवल जेपीसी कर सकती है। आज
जो हमने 5 फरवरी से शुरू किया था सवाल उठाने का, और प्रधानमंत्री से गुजारिश की थी कि वो अपना चुप्पी तोड़ें इस अडानी मामले पर, हमने 100 सवाल पूछे थे। उसका जो एक बुकलेट भी तैयार किया गया है और उसका भी आज विमोचन होगा। जयराम रमेश ने आगे कहा कि पहले भी हमने संसद में अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग की थी। अब जब नई संसद में मॉनसून सत्र शुरू होगा तब भी हम जेपीसी जांच की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि आज हमने उन 100 सवालों से जुड़ी एक किताब लॉन्च की है जो हमने अडानी मुद्दे पर फरवरी से अब तक पीएम मोदी से पूछे हैं। जयराम रमेश ने बताया कि कांग्रेस ने अडानी के हम हैं कौन वीडियो रिलीज किया है। अगले 10 दिनों में ऐसे और वीडियो निकाले जाएंगे। एक बुकलेट भी रिलीज की गई है। कांग्रेस के इन तेवरों से साफ है कि अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। अडानी मुद्दे पर कांग्रेस के इस वार से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। इधर बेरोजगारी के मुद्दे पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी यादव के ऐलान से बिहार के युवाओं को बड़ी राहत मिली है। तेजस्वी ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, जिसे तेजस्वी जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। जब जब चुनाव करीब आते हैं तब तक विपक्षी दल बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हैं। ये मुद्दा बीजेपी की गले की फांस बना हुआ है, जिसका फायदा विरोधी दल उठा रहे हैं। वहीं अब बीजेपी की इसी दुखती रंग पर आरजेडी ने हाथ रखा है। तेजस्वी ने रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान किया, जो मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, जबकि लालटेन को इससे फायदा होगा। दरअसल उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के 245 सहायकों को नियुक्ति पत्र बांटे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार का निर्देश है कि जो भी खाली पद है उसे भरने का काम करें। 10 लाख नौकरी के साथ 10 लाख रोजगार भी देने का काम करेंगे। इस दिशा में महागठबंधन सरकार प्रयासरत है। सभी विभागों में खाली पदों पर बहाली की जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी विभागों से रिक्तियां मांगी गई है। 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन मंगाए जा रही हैं। वहीं केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। जो लोग हर साल 2 करोड़ नौकरी की बात करते हैं, वहां तो नौकरियां छीनी जा रही हैं। उनके यहाँ चर्चा सिर्फ मंदिर मस्जिद की होती है। पहलवानों के बारे में, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में पूछने पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। डिप्टी सीएम ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि मंदिर भी बने और लोग पूजा भी करें, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य का भी मंदिर बने। वहीं तेजस्वी के इस ऐलान से साफ है कि वो बीजेपी की दुख रंग पर हाथ रख रहे हैं। इससे मोदी सरकार को दर्द होना तय है। अब देखना होगा कि क्या रोजगार का मुद्दा क्या विपक्ष की बना पाएगा सरकार। और बुलेटिन के आखिर में बात नेपाल की भारत यात्रा के। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने आज दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी ने नेपाली पीएम का स्वागत किया। नेपाली पीएम के इस दौरे को दोनों देशों के रिश्तों के लिए अहम माना जा रहा है। तो क्या कुछ खास रहा इस मुलाकात में, देखते हैं ये रिपोर्ट। नेपाल के प्रधानमंत्री भारत की 4 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच दोस्ती के रिश्ते को मजबूती देना है। पीएम मोदी ने अपने नेपाली समकक्ष से मुलाकात के बाद कहा कि भारत और नेपाल अपने द्विपक्षीय संबंधों को हिमालय की ऊंचाइयों पर ले जाने और सीमा मुद्दे सहित सभी मामलों को इसी भावना के साथ हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे बॉर्डर हमारे बीच बैरियर नहीं बने। 9 साल बाद मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप हिट है। पीएम मोदी ने कहा, हमने अब इसी पार्टनरशिप को सुपर हिट बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मुझे याद है 9 साल पहले 2014 में कार्यभार संभालने के 3 महीने के अंदर मैंने नेपाल की अपनी पहली यात्रा की थी। उस समय मैंने भारत नेपाल संबंधों के लिए एक हिट फॉर्मूला दिया था, जिसमें हवाई, आईवेज और ट्रांसवेज थे। वहीं नेपाल के पीएम ने कहा, मैंने पीएम मोदी को नेपाल आने का सौहार्दपूर्ण निमंत्रण दिया है। मैं नेपाल में उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हूँ। साथ ही मैं पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता के साथ सीमा मुद्दों को हल करने का आग्रह करता हूँ। नेपाल पीएम ने कहा कि ये उनकी 4थी भारत यात्रा है। भारत और नेपाल के बीच संबंध सदियों पुराने हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने संयुक्त रूप से रेलवे के कुर्था बिजलपुरा खंड की योजना का अनावरण किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से बथनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड तक भारतीय रेल कार्गो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।